हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इंजन यानी हीट इंजन, जिसमें क्या होता है द थर्मल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हाउ कम इट इज वर्किंग। यू नो द हीट इंजन वर्क्स ऑन ए साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, आप कहते हो ना ये गाड़ी का इंजन है 100 सीसी, ये 125 सीसी, क्या मतलब होता है उसमें? मतलब पहले समझ लो। मतलब ये होता है कि मान लो कि ये कोई एक सिलेंडर है, हाँ, इसके अंदर ये पिस्टन है जो मूव कर सकता है, ये पिस्टन है, और सिलेंडर पे यहाँ पर एक ब्लॉकेज होता है, मतलब पिस्टन आएगा तो यहाँ तक आ सकता है, इससे आगे नहीं जा पाएगा। When the piston is here at this end, now there is some volume of cylinder still left, ये वॉल्यूम बाकी है। इस वॉल्यूम को कहते हैं, अगर ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो हम कहते हैं 100 सीसी बाइक है, ये 125 है तो 125 सीसी बाइक है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे ये जो जितना है ना उसमें फ्यूल इंजेक्ट होता है, फ्यूल इसमें इंजेक्ट होता है। मान लो 100 सीसी का बाइक है तो 100 सीसी फ्यूल आया और ब्लास्ट किया। 100 सीसी का फ्यूल ब्लास्ट करेगा तो पिस्टन को फेंकेगा जोर से, घूम करके इधर जाए, है ना। तो 150 सीसी का किया तो और जोर से फेंकेगा। मतलब जितना ज्यादा सीसी का बाइक होगा उतने ज्यादा पिकअप होगा। तीनों लोग भी बैठ गए, मान लो कि 50 सीसी का बाइक है और आप क्या किए, और 3 लोग बैठ गए, घूम कर रहा है लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रहा है। 150 सीसी का बाइक है, 3 लोग बैठे हैं, कोई ऑफ है चढ़ने के लिए, तब भी क्योंकि बहुत जोर से ब्लास्ट होता है इसको फेंकता है। फेंकता है तो मतलब चलता है कैसा? चलो सोचते हैं। फेंकता है का मतलब हुआ ये जो सिलेंडर का डंडा है, इस डंडे के साथ थोड़ा ध्यान से देखना, तभी मैं आपको कार्नट इंजन बढ़िया से समझा पाऊंगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहां पर क्या होता है, यहां पर मान लो कोई एक व्हील है, दिस इज व्हाट इज ए व्हील। नाउ ये व्हील का एक्सिल के साथ एक ऐसा रहता है क्रैंक, और ये इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? जैसे ये ब्लास्ट करेगा, ये इधर पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये व्हील घूमने लगेगा। जैसे ये आके यहाँ पर पहुंचा, ये सिंगल स्ट्रोक इंजन है, ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन, इधर गया फिर आया। और कभी कभार क्या होता है कि इधर आके पहुंचा तो इधर से दूसरा ब्लास्ट होता है। मान लो ये सिलेंडर क्लोज्ड है, आप इसको 2 स्ट्रोक इंजन कहते हो, तो इसमें क्या होता है कि ऐसा रहता है, ये पिस्टन जैसे यहाँ तक आया, इधर से फ्यूल आया, इधर से फिर से ब्लास्ट हुआ, फिर से इधर तक आया, और गेटिंग गोज लाइक डिक 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 दुक 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 दुक। अब जब ये पुश किया उसमें क्या हुआ, तो जैसे ये पुश हुआ इसमें, ये इसको पुश किया, ये इसको घुमाया। अब एक चीज घूमने लगा तो उसके साथ क्रैंक पिनियन अरेंजमेंट करके कोई चेन लगा के बाकी चीजों को ड्राइव कर सकते हो। ये चलने लगा तो सिस्टम चलने लगा, ये समझ लो। और ये जो डिस्क है ये थोड़ा हैवी डिस्क होता है, ये ड्राइविंग डिस्क जो है थोड़ा हैवी होता है, लोहे का होता है, काफी ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अच्छा, तो क्या हुआ, जैसे ये यहां तक गया ये चलने लगा। अब जब यहां पर आ गया, इसका जो स्ट्रोक था वो आके खत्म हो गया यहां तक। अब क्या हुआ, फिर ये वापस कैसे आएगा? वापस कैसे आएगा? या तो आप यहां पर एक ब्लास्ट करो जैसे 2 स्ट्रोक इंजन में होता है, या फिर मोपेड में जैसे होता है। वापस आने के लिए क्या होता है मालूम है? कुछ नहीं होता है, इधर सेकंड स्ट्रोक नहीं होता है। होता क्या है, ये जब तक घुमा के इसको यहां तक ले आया है, अब ये ऑलरेडी घूम रहा था, अब ये और पुश नहीं कर रहा है, लेकिन इसका घूमने का इनर्शिया आ चुका है, तो ये आके तुरंत नहीं रुकेगा, ये घूम जाएगा इधर, ये घूम जाएगा तो फिर इसको उल्टा प्रेस करने लगेगा। आर यू गेटिंग? ये इसको ऐसा प्रेस करने लगेगा, मतलब अभी ये घूम रहा है तो अभी ये प्रेस कर रहा है इसको, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। एक हाफ को हम इंजन किया, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी में दूसरे पार्ट को ये पिस्टन को फिर पुश किया। आर यू गेटिंग? हैव यू एवर सीन द स्विंग मशीन? लोग जो सिलाई करते हैं, पाँव में दबाया, एक तरफ घुमा, दूसरा आपको वापस नहीं लाना है, दूसरा खुद ही वो वापस आ जाता है, क्योंकि उसके इनर्शिया के कारण घूम के ऊपर आ जाता है। एक बार दबाओ वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, आपको नीचे दबाने की जरूरत नहीं। स्विंग मशीन को पाँव में एक बार दबाओगे, एक बार दबाओगे तो चक्का घूमेगा, फिर आपको उठा के ऊपर नहीं लाना है वो खुद, क्योंकि चक्का का जो इनर्शिया उसके चलते वो फिर से घूम के ऊपर आ जाता है, मोपेड वाले में जैसे होता है। तो ये एक ब्लास्ट किया, घुमा के इसको यहाँ तक ले लिया, है ना। लेने के बाद फिर यहां से बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रोटेशन ये उल्टा घुमाया, इसको वापस पुश किया, फिर से ब्लास्ट हुआ, ये गया लाइक दिस। सो बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूं,
बेसिकली ये बताना चाहता हूं कि व्हेन दिस इंजन वर्क्स, इंजन मींस दिस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट इज कॉल्ड इंजन, नथिंग एल्स, ठीक है। व्हेन दिस इंजन वर्क्स, तो दिस इज पुशिंग दिस, ठीक है। अब जब ये इसको पुश कर रहा होगा पर्टिकुलर एक स्पीड में, आप देखोगे उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है। जब ये मान लो कि जब ये यहां पर था, थोड़ा सा ऊपर गया, तो आप देखोगे धीरे धीरे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है। लेकिन इस पोजीशन में जो पहुंच गया ये आके कि डंडा इस पोजीशन में पहुंचा है, अब पुश करेगा तो जल्दी जल्दी पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? तो कभी इंजन का स्पीड ज्यादा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, धुक 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 चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन में से मैं आपके लिए क्या लेना चाहता था, अंदर लेना ये चाहता था कि एक स्ट्रोक में ये गया, यहां तक जाने के बाद खत्म हो गया, सपोज ये स्ट्रोक खत्म हो गया, बाकी जो इनर्शिया आया था ये खींच के उसको बाकी ले लिया यहां तक, उसके बाद फिर से कंप्रेस करके यहां तक ले आया, फिर ये आया ऐसे। मतलब इनर्शिया के चलते कुछ मोशन हो जाता है इस व्हील का, ड्राइविंग के चलते कुछ मोशन हो जाता है इस व्हील का। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना चीज अगर समझ में आ गया तो चलिए हम लोग आज देखते हैं व्हाट इज एक डाउट है। चलिए बताइए आपका डाउट। सर अगर पिस्टन उसका लास्ट एंड में होगा तो सर अगर हम व्हील को रोक देंगे तो सर फिर से तो बैक नहीं चलेगा। अगर पिस्टन आपके लास्ट एंड में पहुंच गया है, अगर आप व्हील को बंद कर दोगे तो फिर ब्लास्ट कौन होगा, कौन पुश करेगा इसको? कोई पुश करेगा? सर व्हील नहीं, सर व्हील को रोक देंगे सर, जो व्हील में जो लगा रहेगा पिस्टन लास्ट एंड में होगा। और अगर ये व्हील को रोक देंगे, इतना सिंपल अरेंजमेंट थोड़ी होता है कि ऐसा गया ऐसा लग गया इसके साथ, इतना सिंपल अरेंजमेंट होता है। जैसे साइकिल में आप किक पेडल मारते हो, चक्का घूमता है, उल्टा घुमाने से उल्टा घूमता है क्या? उतना सिंपल अरेंजमेंट नहीं होता है, उसमें क्रैंक अरेंजमेंट्स होते हैं। मान लो कि मैं दिखाता हूं आपको, दिस इज और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सारा सीख जाओगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और इसमें क्या है, ऐसा ऐसा होता है अरेंजमेंट्स, इसको थ्री व्हील कहते हैं। आप अगर और एक दूसरा व्हील को जो जिसमें ऐसे ऐसे टीथ बने हुए हैं, अगर इसको जबरदस्ती इधर घुमाओगे तो इसके ऊपर फिसलते हुए निकल जाएगा, उल्टा घुमाओगे फंस जाएगा और घुमाएगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करवाता है, उल्टा घुमाओ मूव नहीं करता है। जैसे आपके साइकिल का पेडल, उल्टा एक तरफ घुमाओ तो चक्का को खींचता है, उल्टा घुमाओ सेम चेन तो चल रहा है, क्योंकि चक्का को क्यों अफेक्ट नहीं कर रहा है, उसको फ्री व्हील अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो सारा इंजीनियरिंग में पढ़ोगे अगर मिल जाएगा तो, दैट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अभी पूछ लेंगे तो फिर एक्स्ट्रा लगेगा चार्ज। यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स इन यूट्यूब अगर आप चाहो तो। आज हम लोग देखेंगे कार्नोट्स इंजन। अब ये टोटली एक हाइपोथेटिकल इंजन है, ऐसा प्रैक्टिकली इंजन एग्जिस्ट नहीं करता है, हाइपोथेटिकली बनाया गया कि अगर ऐसा इंजन बनता तो कैसा होता। चलो देखते हैं। और उसी को लेके आपका जो सेकेंड लॉ वगैरह बन के सामने आ गया। कार्नोट्स इंजन, ये कार्नोट्स इंजन में क्या है, हीट इंजन है। तो हमें इसमें करना क्या है, कि हमें देखना है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दिस इंजन, ये हमें देखना है। फिर इसका देखना है कि ऑपरेशन कैसा है, ठीक है, एंड पीवी डायग्राम कैसा होता है इसमें, ये देखना है, ठीक है। और हमें इसमें ये भी निकालना है कि हाउ यू फाइंड द साइकिल एफिशिएंसी, ये चीज हमें सारा देखना है कार्नोट इंजन में, ठीक है। तो मैं सारा चीज को करने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा ध्यान देना। पहला है कार्नोट इंजन में देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स कार्नोट्स इंजन। हाइपोथेटिकल है, मैं बता चुका हूं, रियल इंजन नहीं है। अगर ऐसा कार्नोट्स इंजन एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा होगा, ऐसे सोच के करना है। तो इसमें जो इंपोर्टेंट पार्ट्स है, पहला हुआ व्हाट आर द इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन, इंपोर्टेंट पार्ट्स। तो एक हुआ, पहला हुआ ए फ्यूल, ए वर्किंग सब्सटेंस, ए वर्किंग सब्सटेंस मतलब क्या है ये, आप इसको कह सकते हो दैट इज एन आइडियल गैस, आइडियल गैस। दूसरा होता है एक्सोस्ट, मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
टेम्परेचर T1 है। यूजुअली कोई भी सोर्स का टेम्परेचर T1 नहीं होता है। आपके पास कोई हॉट बॉडी है, थोड़ी देर में हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। यू आर मेंटेनिंग इट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, सो ऐसा सोर्स यू कैन कॉल इट एन इनफाइनाइट सोर्स, जस्ट लाइक योर सन इज एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा होता है कांस्टेंट, ये यूजुअली टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है। दूसरा होता है सिंक, व्हाट इज दैट? मेंटेन्ड एट कांस्टेंट लो टेम्परेचर T2। ये हो गए 3 पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। तो अब ये जो इंजन है, इंजन में क्या है, एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। स्टेप वाइज हम लोग देखेंगे। तो मान लो कि ये हो गया इंजन, ये हो गया इंजन, और इंजन में कोई एक वर्किंग सब्सटेंस है, ये एक पिस्टन अरेंजमेंट है इसमें, ये दीज आर ऑल इंसुलेटेड। एक सिलेंडर है जिसका ये सारा हिस्सा इंसुलेटेड है, मतलब इधर से हीट भाग नहीं सकता। दीज आर ऑल इंसुलेटेड, इंसुलेटेड, इधर से हीट बाहर नहीं जा सकता। बस ये है कंडक्टिंग, इधर से हीट जा सकता है, अंदर जा सकता है, अंदर से बाहर आ सकता है। अंदर कुछ गैस दी, दिस इज कंडक्टिंग। ऐसा एक सिलेंडर सोचो, सिंपल है, इसमें क्या डिफिकल्ट चीज है। चारों तरफ इंसुलेशन चढ़ा दो, प्लास्टिक चढ़ा दो या कुछ चढ़ा दो, नीचे वाले को खुला रखो। इधर से खुला रखो मतलब मान लो ये कॉपर का है, हीट आ जा सकता है। अच्छा, ये जोन जो है इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड, ये जोन इंसुलेटेड है। दूसरा क्या, एक सोर्स जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर में है T1, इसको आप कहोगे सोर्स, जिसका टेम्परेचर कभी नहीं बदलता, टेम्परेचर T1 में। और क्या है, एक इंसुलेटिंग पैड, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंजन, दिस इज ए इंसुलेटिंग पैड, इंसुलेटिंग पैड मतलब ये बस मान लो कि ऐसा एक ब्लॉक है जो कि टोटली इंसुलेटिंग है, ना हीट ले सकता है ना हीट दे सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है यहाँ पर तो जगह भी नहीं है, और तीसरा होता है यहाँ पर बनाते हैं, तीसरा होता है एक सिंक, जिसका टेम्परेचर T2 है। ऐसे आपके पास 4 चीज होना चाहिए। ये सोर्स, इससे धुआं निकल रहा है, आग निकल रहा है, बैठोगे तो यू गेट हीट, और इसका टेम्परेचर कितना भी हीट दे दे, टेम्परेचर T1 रहेगा। ये ना हीट लेगा ना देगा, इसके ऊपर कुछ चीज रख दोगे बस, तो ये हीट ले नहीं रहा है, दे नहीं रहा है। सिंक, ये कितना भी हीट दो, इसका टेम्परेचर T2 है, ये जितना भी हीट एब्सॉर्ब करने से भी टेम्परेचर T2 रहेगा। सपोज हम कहेंगे दिस इज, जस्ट छोटा सा एग्जांपल देते सर, ऐसा कैसा होता है, मान लो हीटर कॉइल लगा दी, ये पानी रखा है, पानी बॉईल कर रहा है, बॉईल करता हुआ पानी से आप कितना भी हीट ले लो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, बिकॉज इट इज बॉइलिंग। ये मान लो ब्लॉक ऑफ आइस है, कितना भी हीट दे दो मेल्ट करता जाएगा, लेकिन टेम्परेचर तो T2 ही रहेगा। दैट मींस 100 डिग्री सेंटीग्रेड में और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वी नो हाउ टू डिजाइन ए सोर्स एंड ए सिंक। समझ में आ रहा ना? एग्जैक्टली लाइक दैट समहाउ यू आर मेंटेनिंग ए सोर्स एंड सिंक एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिगर में समझ में आ गया तो यहां पर नहीं लिखते। हाउ वी वर्क, दूसरा देखेंगे वर्किंग, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे वर्किंग ऑफ स्टेप 1। cylinder is kept on T1 without allowing the gas to expand. The fuel or the gas attains temperature T1, attains temperature T1, ठीक है। Then the piston
is allowed to move slowly in the upward direction, slowly upward or slowly up. क्या हुआ, बात कर रहे हैं स्टेप 1 का। पहले हम क्या किए, मान लो कि एक सोर्स था जिसका टेम्परेचर T1 था, उसके ऊपर लाके सिलेंडर को रख दिए। सिलेंडर का निचला हिस्सा कंडक्टिंग है, बाहर ये इंसुलेटिंग है। यहाँ पर पिस्टन था, पिस्टन को पहले पकड़ के रखे, अंदर का गैस का टेम्परेचर T1 हो गया। अब क्या हुआ, मैं धीरे धीरे सिलेंडर को अलाउ करता, ये पिस्टन को अलाउ करता ऊपर जाने के लिए। मतलब ऐसा सोचो कि इसके ऊपर कोई हैवी वेट रख दिए थे, ये ऊपर नहीं जा पा रहा था। मान लो एक तो हैवी वेट ने बहुत सारे टुकड़े टुकड़े वेट के रख दिए थे, 4 तो मान लो 1-1 केजी का 4 तो रख दिए थे। अब टेम्परेचर T1 हो गया, अब एक तो मास उठाओ तो हल्का हो जाएगा, तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर धीरे धीरे एक्सपांड करने लगेगा। If I slowly remove these masses one by one, the piston will slowly go up, because with all these masses here, the piston was not moving. अब जैसे ये मास को मैं एक तो निकाल दिया, ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, तो ये जो प्रेशर बढ़ गया था बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर, उसको थोड़ा सा पुश करेगा। जैसे थोड़ा सा पुश करेगा, होगा क्या, थोड़ा सा पुश करेगा तो जब भी कोई गैस एक्सपांड करता है उसका टेम्परेचर फॉल करता है, तो टेम्परेचर फॉल करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तो टेम्परेचर T1 में है, ये कंटिन्यूअसली उसको टेम्परेचर T1 में रखने की कोशिश करेगा। सो दिस विल स्लोली गो अप एंड साइमल्टेनियसली द टेम्परेचर हियर विल रिमेन कांस्टेंट। सो ए कंडक्टिंग हीट ट्रांजैक्शन सरफेस विथ स्लो एक्सरसाइज ऑलवेज गिव्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर हम धीरे धीरे ये मासेस को निकालने लगेंगे, इसमें से ये धीरे धीरे ऊपर चलने लगेगा, द एक्सपांशन विल बी कॉल्ड एन आइसोथर्मल एक्सपांशन। समझ में आ गया क्या? दिस विल बी कॉल्ड एन आइसोथर्मल एक्सपांशन। हम सारा मास को एक साथ निकाल देंगे, फटाक से फेंका जाएगा, नहीं, हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं। अब ये धीरे धीरे निकाल रहे हैं बात को हम लोग अपना इंजन में समझते हैं। ये जो हमारा पिस्टन था इधर, ये जो पिस्टन था किसके साथ लगा था? इसके साथ लगा था, नहीं, ये डिस्क के साथ। डिस्क हैवी है, रेस्ट में जैसे आप इसको पुश करोगे सडनली बहुत जोर से चलने लगेगा, क्या धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ने लगेगा। स्लोली डिस्क स्लोली स्टार्ट्स मूविंग, तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ रहा है, तो तब तक क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया, है कि नहीं? तो हम कहेंगे स्लोली एक्सपांड कर रहा है, तो आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है। Cylinder is kept on T1, source T1, without allowing the gas to expand. The gas attains temperature T1, हो गया टेम्परेचर T1, उसके बाद then the piston is allowed to move slowly up. पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाता है। The process involved is isothermal एक्सपांशन। क्या हो रहा है? आइसोथर्मल एक्सपांशन, बिकॉज एनी स्लो प्रोसेस विथ कंडक्टिंग बाउंड्रीज इज एन आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या होगा, ये हीट लेगा। लेट Q1 इज हीट सप्लाइड बाय सोर्स टू गैस को टू सिस्टम को हम Q1 हीट दिए, ठीक है। तो अगर मैं इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, तो मान लो कि प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है। शुरू में ये कुछ प्रेशर में था, चलो मानते हैं कि यहां था, इट वाज P1 V1, ये था P1 V1। आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ, यू नो द प्रोसेस इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आके कहां पहुंच गया, P2 V2। क्या आपको कोई रिलेशन मालूम है ये P1 V1 P2 V2 में? हाँ सर, ये कौन सा रिलेशन है? P1 V1 is equal to P2 V2। एंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस हर जगह टेम्परेचर क्या था, T1, क्योंकि ये T1 टेम्परेचर में चल रहा था। स्टेप 1 इज ओवर। स्टेप 1 का पीवी डायग्राम भी हो गया, समझ में आ गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, एंड इन दिस प्रोसेस Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज इंजेक्टेड टू द सिस्टम। क्लियर? समझ में आया? स्टेप 2, लेट अस गो टू, हाँ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। लेट अस गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हुआ, ये हो गया स्टेप 1। हाँ बोलिए। सर
इम्पॉसिबल प्रोसेस कैसे, मतलब एक आर्नोल्ड से इंजन है, पॉसिबल कैसे नहीं है? अभी इंजन खत्म कहाँ किया, खत्म करने से तुमको पता चलेगा। जब मैं खत्म करूंगा कार्नोट इंजन तुमको पता चलेगा क्यों नहीं। अभी इंजन कहाँ खत्म हुआ है, तब पता चलेगा अरे हाँ ये तो पॉसिबल नहीं है, तब पता चलेगा। ठीक है, ओके सर। हाँ। तो स्टेप नंबर 2 में जब एक चीज पढ़ाता हूं तुम दूसरा क्यों सोच रहे हो, जहां पढ़ा रहा हूं वही सोचो ना। ये समझ में आया पीवी डायग्राम कैसे हुआ? यस सर। हाँ, तो ये नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया? जहां रहना चाहिए। सर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम हाँ, वॉल्यूम एक्सप्रेस करेगा तो प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्टेप 2 में क्या किया? नाउ ये था बिट 1 लिखो या स्टेप 1 लिखो, और ये याद रखना कौन सा स्टेप में क्या हो रहा है। मेडिकल एंट्रेंस वाले बड़े ध्यान से देखना, इसके अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, स्टेप 2 में नाउ सिलेंडर is kept on the insulating pad। इंसुलेटिंग पैड था जो ना हीट ले सकता है ना दे सकता है। सिलेंडर लाके इसके ऊपर रख दिए, तो क्या हुआ, ये तो इधर से इंसुलेटेड था ही, है ना, इधर से भी इंसुलेटेड था, अब नीचे से भी इंसुलेटेड हो गया। अब इसके अंदर जो हीट है वो हीट है। तो अब हम क्या किए थे, आइसोथर्मल एक्सपांशन करने के लिए क्या किए थे, कुछ मासेस इसका निकाल दिए थे। तो कुछ टेम्परेचर में था, कौन सा टेम्परेचर में था, T1। अब भी ये T1 में है, क्योंकि ये स्टेप के बाद हम ये स्टेप में जा रहे हैं। ये स्टेप में क्या है, अब गैस इंसुलेटिंग पैड में है, तो इसमें जो बाकी और 2-4 ठो बच गया था, कौन, मास, इसमें से मान लो कि ढेर सारे मासेस थे, आप कुछ निकाल दियो और कुछ बाकी, मान लो कि 4 तो 5 तो निकाल दिए, तो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया था। अब क्या की, बाकी जो बच गए थे उनको सडनली निकाल दो, सारे को एक साथ निकाल दो। सारे एक साथ निकाल दोगे तो क्या होगा, ये सडनली एक्सपांड कर जाएगा कि नहीं, ऊपर सडनली एक्सपांड कर जाएगा, और देयर इज नो हीट ट्रांजैक्शन। So now the cylinder is kept on the insulating pad. The gas is suddenly expanded. Practically कैसे? By removing the weights. लेकिन इंजन में से वेट रखते हैं क्या, समझाने के लिए बोल रहा हूं। प्रैक्टिकली कैसे कर रहे हैं, बाय रिमूविंग द, प्रैक्टिकली कैसे कर रहे हैं, व्हील वाला अरेंजमेंट में हम लोग देखे थे। अब हम ये पिस्टन यहां तक आ चुका था, सडनली एक पोजीशन में आने के बाद मान लो इस पोजीशन में आ चुका है। इसके बाद आप देखोगे कि जैसे ये घूमने लगेगा जबरदस्ती इसको पुश करेगा, जबरदस्ती पुल करेगा। इस जोन में सडन पुलिंग हो रहा है, ये वाला जोन में जब मूव कर रहा है स्लो पुशिंग पुलिंग हो रहा है। जब ये क्रैंक इस पोजीशन में मूव कर रहा होगा, ये पिस्टन धीरे धीरे जा रहा होगा, इस पोजीशन में मूव कर रहा होगा, तो सडनली पुश सडनली पुल कर रहा होगा, क्योंकि सडनली लेंथ इज इंक्रीजिंग है। तो द गैस इज सडनली एक्सपांडेड। जब एक्सपांड कर देंगे सडनली तो क्या होगा, टेम्परेचर फॉल करेगा। टेम्परेचर क्या था, T1, till temperature falls to T2। the process is, कौन सा प्रोसेस हुआ, सडनली खींच लिए, कोई हीट नहीं अंदर जा रहा ना ही बाहर आ रहा है, कौन सा प्रोसेस होगा ये, व्हाट इज दिस थर्मोडायनामिक प्रोसेस, कोई एडियाबैटिक, सडनली, यस इज एडियाबैटिक। तो हो गया क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। तो फिर मैं ग्राफ को आगे ड्रॉ करना चाहूंगा। ग्राफ का एक स्टेप हम लोग देख चुके थे, दूसरा स्टेप में देख रहे हैं। ये था एक स्टेप, आप आइसोथर्मली एक्सपांड कर दिए थे, अब एडियाबैटिकली एक्सपांड करोगे। जब इसको एडियाबैटिकली एक्सपांड करोगे, आपको फिर मेरे को बताना है जो कर्व आगे बनेगा वो कर्व ऐसे ही बनेगा कि इसके नीचे बनेगा कि इससे ऊपर बनेगा, क्योंकि कौन सा कर्व ज्यादा स्टीपर है, एडियाबैटिक। ये एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व, ज्यादा स्लोप होता है, तो ये ऐसे चलेगा। तो पहला तो आप P1 V1 स्टेटस से P2 V2 स्टेटस में गए एट टेम्परेचर T1, अब एडियाबैटिकली एक्सपांड कर लिए, आगे कोई नई स्टेटस पे
P3 V3 पे। नाउ यू आर एट P3 V3। तो मैं इसको थोड़ा कंप्लीटली लिखता हूं। P1 V1 T1 पे था, P2 V2 T1 में आया, एक्सपांड किए, P3 V3 T2 हो गया, क्योंकि हम तब तक एक्सपांड किए जब तक उसका टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर का बराबर न हो जाए। सिंक का टेम्परेचर T2 था। क्लियर? सिंक का टेम्परेचर T2 था। सो इट इज P3 V3 T2 आ गया यहाँ में। स्टेप नंबर 2 इज ओवर। डायग्राम का 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है। स्टेप नंबर 3, क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं सबको? यस सर। स्टेप नंबर 3 में यस स्टेप नंबर 3 में देखो क्या हो रहा है। स्टेप नंबर 3, अरे अगर आप पढ़ोगे ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारा इंजीनियर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है। यू विल सी मेनी, कम से कम 20-21 टाइप के इंजन पढ़ोगे आप। ठीक है। स्टेप ये तो कार्नट इंजन है, किसी काम का नहीं है, वहां पर सब प्रैक्टिकल इंजन से। आपका ऑटो का नाम ऑटो क्या बना है? क्योंकि वहां पर जो साइकिल यूज होता है, साइक्लिक प्रोसेस, उसको कहते हैं ऑटो साइकिल। कोई साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, ऑटो उनके नाम पे बना है, OTO, इसलिए आप ऑटो को ऑटो बोलते हो। लेकिन मालूम नहीं है क्यों ऑटो को ऑटो बोलते हैं। क्या ऑटोमेटिकली चलता है? नहीं, दैट यूजेस ए साइक्लिक प्रोसेस व्हिच इज नेम। जैसे ये कार्नट साइकिल है, वो ऑटो साइकिल है। ठीक है। एनीवे, तो ऐसे बहुत सारे इंजन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो पढ़ोगे। हम लोगों का तो वी वर ऑल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो सारा फील्ड में थोड़ा थोड़ा था, तो इसमें मैं सारा फील्ड में थोड़ा थोड़ा चीजों को देख लिया हूं। तो ये P1 V1 T1, P2 V2 T1, P3 V3 T2 स्टेटस में आ गए। स्टेप 3 में जा रहे हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ? सिलेंडर को रखे सोर्स के ऊपर और उसको अलाउ किए धीरे धीरे एक्सपांड करने के लिए। धीरे धीरे एक्सपांड किया तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, Q1 हीट ले गया। ये स्टेप 2 में हाउ मच हीट इज टेकन टू द सिस्टम? स्टेप 1 में Q1, स्टेप 2 में, अरे ये इंसुलेटिंग था, नो हीट ट्रांजैक्शन। इस प्रोसेस में डेल्टा Q क्या है? 0 है। पीवी डायग्राम ऐसा है। स्टेप 3 में नाउ cylinder is kept on the sink. Cylinder is kept on the sink. अब सिंक के ऊपर रख दिए। सिंक का टेम्परेचर T2 है और ये जो पिस्टन है, जो सिलेंडर है, उसके अंदर की जो गैस है उसका भी तो टेम्परेचर T2 है। इसके अंदर भी तो गैस का टेम्परेचर T2 है। कोई हीट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्या ये कुछ ट्रांजैक्शन होगा? नहीं होगा। तो गैस जैसे था वैसे ही रहेगा। दी पिस्टन इज नॉट ऑटोमेटिकली मूविंग, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बराबर है। हीट जाएगा नहीं, आएगा नहीं, तो जहां था वैसे रहेगा। अब क्या किए? जैसे धीरे धीरे हम वहां से वेट उठाए थे, अब धीरे धीरे इसके ऊपर फिर से वेट डालने लगेंगे। अब क्या होगा? कंप्रेस होगा। धीरे धीरे डालेंगे, क्योंकि मैं बताया आपको, जो ये व्हील रोटेट कर रहा था, व्हील के साथ जो क्रैंक लगा हुआ था, ये जो क्रैंक जो है, जो पिस्टन के साथ लगा हुआ था, ये जो इसको पुश कर रहा था, इसका इस डायरेक्शनल वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ये जोन में जितना जोर से होगा इस डायरेक्शनल वेलोसिटी, ये जोन में इस डायरेक्शनल वेलोसिटी उतना नहीं होगा। कोई अगर यहां से यहां पर जाता है, इस डायरेक्शन में जितना जाएगा, यहां से यहां पर जाता है, तो इस डायरेक्शन में कितना जाएगा? 0। दैट मींस पिस्टन को पुश करने वाली जो स्पीड है वो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। जहां पे कम है वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात चल रहा है, जहां पर ज्यादा है वहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस का बात चल रहा है। रिवेटिंग चीजें समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जैसे जैसे घूमेगा उसको पुश करेगा ना, ऐसे आएगा तो इसको पुश करेगा, जितना ये इधर आएगा उतना ही उसको पुश करेगा। इस जोन में तो ऑलमोस्ट पुश करेगा ही नहीं, स्लो हो जाएगा। अब इसका स्पीड कांस्टेंट होने से भी इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ये जाएगा, रुकेगा, फिर आएगा। जस्ट एन एसएचएम ये एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा तो वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट 0, फिर बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम, ऐसे करके ऑसिलेट करेगा पिस्टन। जेई ग्रुप में तो हम लोग एसएचएम में थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस भी पढ़ेंगे टू फाइंड आउट पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। एनीवे, तो हम क्या बात कर रहे थे? इट इज स्लोली एडेड। नाउ सिलेंडर इज केप्ट ऑन द सिंक एंड weights are slowly added. Weights are slowly added means the piston is slowly pushed down and piston is slowly pushed down. और
एंड पिस्टन इसलिए लिखेंगे गैस इज स्लोली कंप्रेस्ड, गैस इज स्लोली कंप्रेस्ड। जब हम स्लोली कंप्रेस करेंगे, थोड़ा सा कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर ज्यादा हुआ भाग जाएगा ही, मतलब टेम्परेचर हरदम बरकरार रहेगा। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर एक कोई ब्लॉक को कोई रफ सरफेस पे पकड़ के ऐसे मूव करके ले लेंगे तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन रगड़ देंगे तो कुछ हीट जनरेट होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर धीरे धीरे लेके जाएंगे तो यहां से यहां तक लेके आएंगे तो उतना ही वर्क होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि जितना हीट बन रहा है वो सराउंडिंग में भाग रहा है, भागने के लिए समय मिल रहा है। एग्जैक्टली दैट वे अगर आप इसको स्लोली कंप्रेस करना शुरू करोगे, टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही जैसे कुछ हीट इधर ड्रेन आउट हो जाएगा, सिंक के ऊपर बैठा है, तो टेम्परेचर बरकरार हो रहेगा। So now the cylinder is kept on the sink and the gas is slowly compressed. Process is, क्या कहेंगे इसको? कौन सा प्रोसेस कहेंगे? टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। Isothermal compression. yes, आइसोथर्मल कंप्रेशन। बहुत बढ़िया है, आप लोग बढ़िया समझ रहे हो। ये अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन। लेट Q2 is heat rejected टू सिंक, सिंक को ये हीट दे दिया। पीवी डायग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लेट अस ड्रॉ द पीवी डायग्राम थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में पहला स्टेप में ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, अब कंप्रेशन है, मतलब वॉल्यूम घटेगा, घटेगा तो इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, अब ये पहला स्टेप था, टेम्परेचर P1 V1 T1। ये दूसरा स्टेटस था P2 V2 T2। यहां पर जब पहुंचे, कंप्रेशन होने के कारण यहां पर टेम्परेचर बदल गया था, सॉरी P1 V1 P2 V2 T1, यहां पर P2 V2 T2। देखो मैं सही बैठा रहा हूं ना। जब मैं यहां से यहां पर आऊंगा, क्या प्रेशर P2 रहेगा कि ज्यादा रहेगा? सोचो, पहले बताओ वॉल्यूम क्या रहेगा? यहां पर वॉल्यूम V2 था, यहां पर वॉल्यूम V2 होगा कि V2 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। चलो इसको कहते हैं V3। ये P2 V2 हो गया, यहाँ पर 3 करना चाहिए, सॉरी, हाँ थर्ड स्टेट है ना 3, P3 V3 T2 ना। यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा क्या होगा? V3 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, कॉल इट V4। प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, P4 V4। टेम्परेचर कितना होगा? T2 होगा कि T2 से ज्यादा होगा कि कम होगा? T2 यस इक्वल होगा। क्यों? आइसोथर्मल कंप्रेशन है, सो इट विल बी सेम T2। यहां पर टेम्परेचर भी T2 है बिकॉज इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। समझ में आया क्या? तो देखो ये प्रोसेस में हर जगह टेम्परेचर T1 था, ये प्रोसेस में हर जगह टेम्परेचर T2 था। आप आके यहां तक पहुंच गए, 3 नंबर स्टेप तक पहुंच चुके हो। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। स्टेप नंबर 4, द सिलेंडर is again kept on the insulating pad। अब क्या हो गया? पहले हम रखे थे सोर्स के ऊपर, फिर लिए पेड़ के ऊपर, फिर लिए सिंक के ऊपर, सिंक से फिर से पेड़ में, फिर से आएंगे सोर्स पे। लेकिन अभी हम पेड़ के ऊपर रख दिए हैं। ये इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग पेड़ है, मतलब ना हीट लेगा ना हीट देगा, ना लेगा ना देगा। हमारे मोदी जी की तरह ना खाएंगे ना खाने देंगे। लेकिन देश भर में टॉयलेट बना रहे हैं, कोई नहीं खाएगा, किसको खाने नहीं देंगे। मोदी जी महान है, आई अप्रिशिएट हिज फीलिंग्स ऑलवेज फॉर द कंट्री, ही सो ग्रेट। तो इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिए। जब लाके हम इसको रखे, इधर से तो इंसुलेटेड था, इधर से इंसुलेटेड था, अब ये इधर से भी इंसुलेटेड हो गया। अब टेम्परेचर क्या है इसका? T2। अब अगर हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे तो रहेगा, क्योंकि हीट भागेगा तब ना कंप्रेशन होगा। अब क्या किया हम? सडनली इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लोड डाल दिए। सडनली लोड डाल दिए मतलब मालूम है, वो जो पिस्टन का ये वाला हिस्सा अब ये वाला पोजीशन में पहुंचा है,
आर यू गेटिंग? ये पिस्टन का ये वाला ऐसा अभी ये मूव करेगा तो बहुत जोर से इसको पुश करेगा। आर यू गेटिंग? ये अगर मूव करेगा अभी तो अभी ये इसको बहुत जोर से पुश करेगा, ब्रूम करके पुश करेगा। आर यू गेटिंग? तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया चक्का ऑलरेडी घूम रहा है, आधा पार्ट घुमाने में फ्यूल हेल्प किया था, बाकी आधा पार्ट ये वापस भगा के यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या किए इसमें, हम देखें कि ये वापस जा रहा है, इसको मतलब क्या हो रहा है, सडनली अगर लोड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, नाउ द गैस इज suddenly compressed till the temperature rises to T1। गैस को कंप्रेस कर देंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा T1 में। T1 किसका टेम्परेचर था, सोर्स टेम्परेचर, बढ़ के इसको यहां तक आया, सडनली दबा दिया, टेम्परेचर बढ़ गया T1। प्रोसेस इज, कौन सा प्रोसेस हुआ, ये इज adiabatic compression। Why? Because there was no heat exchange and the process was a very fast process। adiabatic compression। क्या मैं सबको समझा पाया? चलो देखते हैं, यस चलो देखते हैं पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम कैसे दिख रहा है, शुरू में ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। अब यहाँ पर हम लोग रुक गए थे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। अभी उसको सडनली कंप्रेस किए, टेम्परेचर राइज कर गया T1 में, मतलब यहाँ पर P1 V1 T1, यहाँ पर P2 V2 T1, यहाँ पर P3 V3 T2, यहाँ पर P4 V4 T2। like this you get all the 3 states। the process cycle is complete and you clearly see cycle is a closed loop as well as cycle is clockwise, मतलब it is a engine। cycle is clockwise means it is a heat engine। समझ में आया? यस सर। तो ऑपरेशन वर्किंग हमें समझ में आया। अब हम निकालने की कोशिश करेंगे what is cycle efficiency, how to find cycle efficiency। calculation of cycle efficiency, calculation of cycle efficiency। पहला मैं पीवी डायग्राम को ड्रॉ करता हूं। पीवी डायग्राम में देखा कि ये डायग्राम ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया और ऐसा गया। वी आर गोइंग इन 4 स्टेप्स, ठीक है, और सारा स्टेट्स हमें मालूम है, तो मैं इसको 1 लिखता हूं, इसमें P1 V1 T1 लिखना पड़ेगा बार बार। क्या करें, P2 V2, कोई बताएगा टेम्परेचर यहाँ का, T1 और T2? T1। यहाँ पे कोई वैल्यूज बताएगा, P3 P2, और यहाँ पर P4 क्योंकि ये दोनों है आइसोथर्मल कर्व, है ना, ये दोनों है आइसोथर्मल कर्व और ये दोनों है एडियाबैटिक कर्व। दिस इज एन आइसोथर्मल एक्सपांशन, दिस इज एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। गणना नहीं करते, समझ में आता है, आपको सारा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आइसो एडिया ऐसे लिख देते हैं, ये आपको समझ में आता है। ये आइसो है, ये आइसो है, ये एडिया है, ये एडिया है, ठीक है। अब कौन सा स्टेप में इंजन को हीट मिला, कौन सा प्रोसेस में इंजन टेक्स हीट, ये क्वेश्चन है मेडिकल एंट्रेंस वालों, सतर्क हो जाओ। कौन सा प्रोसेस में इंजन इज सप्लाइड हीट, आइसोथर्मल एक्सपांशन स्टेप 1 में। भूल जाते हो कैसे, ये स्टेप में हीट मिला कितना, Q1। कौन सा स्टेप में हीट रिजेक्ट हुआ, कौन सा स्टेप में, जब वो सिंक के ऊपर था धीरे धीरे हीट रिजेक्ट हो रहा था, कौन सा स्टेप था वो, आइसोथर्मल कंप्रेशन। चलो हीट रिजेक्ट हुआ Q2। एडियाबैटिक प्रोसेस जो ये थर्ड स्टेप था, सॉरी सेकेंड स्टेप था, सेकेंड स्टेप में हीट रिजेक्ट हुआ कि अब्सॉर्ब हुआ, सर नेट एक्सचेंज 0, नेट एक्सचेंज 0, कुछ लिया नहीं कुछ दिया नहीं, ये दोनों प्रोसेस में कुछ वर्णन नहीं हुआ।
अभी हमें निकालना है साइकिल एफिशिएंसी। आपको याद है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? हमें तो मालूम है कि एफिशिएंसी इज वर्क डन पर साइकिल, नहीं, और ये हमें चाहिए वर्क डन पर साइकिल बाय हीट सप्लाइड पर साइकिल। है कि नहीं? अच्छा, इफ Q1 is the heat supplied, Q2 is the heat rejected, क्या आपको मालूम है वर्क डन पर साइकिल क्या होगा? लास्ट क्लास बताए थे Q1 माइनस all the heat absorbed by a cyclic process is converted into external work। Q1 हीट दिए, Q2 भाग गया, तो ऑब्वियसली Q1 माइनस Q2 is the work done, है कि नहीं? और आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लगा सकते हो, Q1 हीट दिए, उसमें से Q2 हीट भाग गया और W वर्क किया, तो W क्या हो गया? Q1 माइनस Q2, ऐसे भी सोच सकते हो। और साइक्लिक प्रोसेस का फंडामेंटल में हम पढ़े थे, टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड बाय ये सिस्टम। जो नहीं देखे हो साइक्लिक प्रोसेस का वीडियो देख लेना दोबारा, लास्ट क्लास अपलोड किए हैं। Q1 माइनस Q2, टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू द वर्क डन। तो Q1 हीट अब्सॉर्ब सप्लाई किया गया, Q2 रिजेक्ट कर गया, वर्क डन इज Q1 माइनस Q2। दूसरा हुआ कि अगर हम कहेंगे व्हाट इज द हीट सप्लाइड, ये तो हीट रिजेक्टेड है, हीट सप्लाइड इज Q1, सो यू से द एफिशिएंसी इज Q1 माइनस Q2 बाय Q1। ये चीज हमें निकालना है, ठीक है। लेकिन अब हमें दूसरा फॉर्मूला देखना है, वर्क डन पर साइकिल। जो हमें मालूम है कि Q1 माइनस Q2 है, उसको कैसे निकालेंगे? अगर हम इसको कहेंगे टेप ए नाम दे देते हैं थोड़ा सा, BCD, तो हम कहेंगे इट इज डेल्टा W ड्यूरिंग द प्रोसेस AB, डेल्टा W ड्यूरिंग द प्रोसेस BC, डेल्टा W ड्यूरिंग द प्रोसेस CD, डेल्टा W ड्यूरिंग द प्रोसेस DA, और एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। लेकिन ये जो लूप दिख रहा है इतना खतरनाक, उसका एरिया निकाल सकते हैं क्या? और ऐसा होता तो शायद हम पैरेललोग्राम होता तो निकाल देते, ये तो टेढ़े मेढ़े, हम तो एरिया अंडर द लूप निकालना हमारे लिए तो नामुमकिन है। तो टोटल वर्क डन पर साइकिल निकालने के लिए हम सारा स्टेप का वर्क निकालेंगे और जोड़ देंगे। क्लियर? ये जो प्रोसेस है A टू B जो प्रोसेस था, वो कौन सा प्रोसेस था? आइसोथर्मल प्रोसेस था। कौन सा टेम्परेचर की बात चल रहा था? बात चल रहा था टेम्परेचर T1 का। तो क्या वर्क होगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस? द वर्क डन इज गिवन बाय एनर्जी T1 ln V2 by V1। क्या सब राजी है? वर्क डन इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल्टा W ड्यूरिंग द प्रोसेस BC क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? डेल्टा Q0 होता है, तो वर्क डन होता है माइनस डेल्टा U, है कि नहीं? माइनस डेल्टा U, माइनस डेल्टा U मतलब माइनस NCV डेल्टा T मतलब T2 माइनस T1, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द वर्क डन इन द प्रोसेस BC। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में तो वर्क डन होता है डेल्टा Q0 है, तो डेल्टा W इक्वल टू माइनस डेल्टा U, डेल्टा U का वैल्यू है NCV डेल्टा T माइनस डेल्टा U, खत्म। अगर आपको इतना बढ़िया समझ में आता है तो बताओ डेल्टा W इन द प्रोसेस CD क्या बनेगा फॉर्मूला? CD में क्या वर्क होगा? कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल। कौन सा टेम्परेचर में? T2 टेम्परेचर में। लॉन कौन सा वॉल्यूम से कौन सा वॉल्यूम में गया? V3 से V4 गया, तो V4 बाय V3, है कि नहीं? प्लस वर्क डन इन दिस प्रोसेस, दिस इज अगेन एडियाबैटिक, तो क्या होगा? अगेन डेल्टा W विल बी माइनस डेल्टा U, माइनस डेल्टा U मतलब NCV। टेम्परेचर कहां से कहां पर गया? T2 से T1 गया, तो T1 माइनस T2। अब अगर आप ये सारा वर्क को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा W, टोटल वर्क डन पर साइकिल। टोटल वर्क डन पर साइकिल विल बी फाउंड बाय एडिंग ऑफ दिस। थोड़ा प्यार से इन लोगों को देखो, ये माइनस NCV T2 माइनस T1 है, माइनस को अगर अंदर ले लेंगे क्या हो जाएगा? NCV T1 माइनस T2 हो जाएगा ना, माइनस को अंदर ले लेंगे तो हो जाएगा NCV T1 माइनस T2, होगा कि नहीं होगा? ये NCV T1 माइनस T2 और ये माइनस NCV T1 माइनस T2,
दोनों मिलेंगे, गुल खिलेंगे, मिलेगा अंडा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गए। समझ में आ गया क्या? अरे आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया, Yes, sir. आ गया। अब इन दोनों को थोड़ा जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, देखो क्या आ रहा है। एन आर तो कॉमन जाएगा, अंदर रहेगा T1 ln V2/V1 प्लस T2 ln V4/V3 V4/V3। ये हो गई बात, ठीक है। दिस इज द टोटल वर्डन, दिस इज द टोटल वर्डन पर साइकिल। हाँ, एफिशिएंसी निकालना था ना, न्यूमरेटर मिल गया, बाकी चाहिए डिनोमिनेटर, वो क्या है? Q1। अच्छा, Q1 हीट सप्लाइड कौन सा प्रोसेस में? इन आइसोथर्मल एक्सपांशन। जब आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा था, कितना हीट सप्लाई हुआ? अच्छा, आपको मालूम है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू होता है 0, तो डेल्टा क्यू क्या होता है? सेम एज डेल्टा डब्ल्यू। सो व्हाटएवर वाज द वर्डन इन दिस प्रोसेस, दैट वाज द हीट सप्लाइड। क्या समझ में आया? Yes, sir. तो व्हाट इज Q1? दैट इज द वर्डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्या है वर्डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? nRT1 ln V2/V1। खत्म। तो हमें Q1 भी पता चल गया। Q1 मालूम है, Q1 माइनस Q2 मालूम है, तो हम एफिशिएंसी तो आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? एफिशिएंसी आसानी से निकाल सकते हैं। ये सारा फॉर्मूला को याद रखना बेटा। जो स्कूल लेवल की क्वेश्चन होते हैं वो फाइनल फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछेंगे। फाइनल फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1, लेकिन दे देंगे कि इन आइसोथर्मल एक्सपांशन द गैस वाज हीटेड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, ठीक है, एट ए टेम्परेचर दिस, फाइंड आउट द हीट सप्लाइड, हाउ मच हीट इज सप्लाइड बाय द सोर्स। जैसे वो कार्नोट इंजन बोल देंगे, हीट सप्लाइड बाय द सोर्स और सिंक बोल देंगे, आप कार्नोट इंजन के इर्द गिर्द घूमने लगोगे, 1 - T2/T1 के अंदर घूमते लगोगे, तो फिर मर जाओगे। जबकि आपको आंसर मालूम है कि आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यादा फॉर्मूला। हो सकता है कि वो आपको T1, T2, V1, V2 दे देंगे, V3, V4 दे देंगे, पूछेंगे बताओ साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो जो 1 - T2/T1 फॉर्म में जानते हो तो मर गए। इसलिए अंदरूनी चीजों को जानने की कोशिश करो। मैं जानबूझ के चीजों को डिटेल्स में बता रहा हूं, क्योंकि क्या मालूम कब आप इसको एक्सेस करोगे तो आपको सारा डिटेल्स की जरूरत पड़ेगा। तो यहां तक हमें समझ में आ गया। मैं इसको मिटाना चाहता हूं ताकि मैं काम को आगे बढ़ाऊं। हमें क्या देखना था? एफिशिएंसी देखना था। तो क्या आ गया? वर्डन पर साइकिल बाय दिस। इतना तक करने के बाद मैं इसको मिटाता हूं और लिखना चाहूंगा यहां पे क्या? वर्डन पर साइकिल का फॉर्मूला क्या हो गया? दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 10 10 10। Q1 माइनस Q2 का वैल्यू आ गया ये nR T1 ln V2/V1, ठीक है, प्लस T2 ln V4/V3। हाँ, समझ में आया सर। डिवाइडेड बाय Q1 और Q1 का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। कहां छोड़े? सब कुछ निकाल चुके हैं। nRT1 ln V2/V1, है ना? अच्छा, तो इसमें nR को खा गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं T1 ln V2/V1 माइनस T2 ln V3/V4। क्या ये छोटा सा मैजिक आपको मालूम है? ये अगर V4/V3 को V3/V4 कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा। Yes, sir. V4/V3 को लिख सकते हैं V3/V4 टू द पावर -1। वो -1 इधर उतर के आ जाता है, तो ये लिख दिए डिवाइडेड बाय T1 ln V2/V1। मिल गया आपको फॉर्मूला। सो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज दिस। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज दिस, वी हैव अंडरस्टूड। अब मैं ये फॉर्मूला को थोड़ा सा और रिड्यूस करके एक बहुत ही कंपैटिबल फॉर्म में लाना चाहता हूं।
एफिशिएंसी निकल के आ गया ये, ठीक है ना। चलो थोड़ा इसको फर्दर रिड्यूस करते हैं। दैट वी कैन डू इफ वी लुक एट द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये P1 V1 था, ये P2 V2 था, ये P3 V3 था, ये P4 V4 था, ठीक है। इस सारा प्रोसेस के लिए PV में रिलेशन लिखते हैं। ऐसा वाला तो आइसोथर्मल प्रोसेस था, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 होगा कि नहीं होगा। इस प्रोसेस में ये एडियाबैटिक प्रोसेस था, मतलब P2 V टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 टू दी पावर गामा। क्या चीज समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एडियाबैटिक प्रोसेस है ना? Yes, sir. तो फिर बताओ इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? नीचे वाले के लिए P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4, क्योंकि आइसोथर्मल है। और इसके लिए क्या लिखेंगे? यहां से यहां तक ऊपर, ये पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। देखो हाँ, P4 V4 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 टू द पावर गामा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मन ही मन में LHS को मल्टीप्लाई कर देता हूं इक्वल टू RHS का प्रोडक्ट। ये सारा को मल्टीप्लाई करो इक्वल टू ये सारा का मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं? ये सारा को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू ये सारा का मल्टीप्लिकेशन। ये जो कन्वर्शन पार्ट है ना, ये जो इसको रिड्यूस करने वाला पार्ट, यही बुक पे टफ बना देता है। इसको रिड्यूस करके T1 माइनस T2 बाई T1 लाना है, वही पार्ट को टफ कर देता है। इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बुक का मेथड में मत देखना, मेरा मेथड में देखना। मैं सारा स्टेप के लिए इक्वेशंस लिख दिया। अब मैं LHS को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, P1 P2 P3 P4 इंटू V1 V2 टू द पावर गामा V3 इंटू V4 टू द पावर गामा, ये आएगा LHS, इतना बड़ा सा। RHS में क्या आएगा, P2 P3 P4 P1, है ना। अगेन V2 इंटू V3 टू द पावर गामा V4 इंटू V1 टू द पावर गामा। तो दोनों तरफ P1 P2 P3 P4 रहेगा कि नहीं? Yes, sir. तो जब भी दोनों तरफ आग बराबर लगता है वो मिट जाता है, तो क्या रहेगा, V1 V2 टू द पावर गामा V3 V4 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P1 P2 P3 P4 इधर वाले के साथ खा गए, मिल गए, बच गया क्या, V2 V3 टू द पावर गामा V4 V1 टू द पावर गामा। क्या चीजें समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, Yes, sir. ओके। अभी ये ग्राफ का मतलब हो गया है। मैं थोड़ा ऊपर नीचे लिख रहा हूं, आप लोग सिस्टमेटिकली कर लेना कॉपी में। अब इसमें से देखो तो इधर भी V1 टू द पावर गामा V2 टू द पावर गामा, तो सारा सिमिलर टर्म को एक तरफ ले आते हैं। V1 V2 को एक तरफ ले आते हैं, V1 को इधर ले आओ, V1 को इधर ले आओ, या फिर ये V1 इधर बड़ा है, V1 को उधर ले लो, V2 को इधर ले आओ, बड़े वाले टर्म को इधर रखो। V2 और V4 को इधर रखते हैं, V1 और V3 को उधर फेंक देते हैं। V2 टू द पावर गामा V4 टू द पावर गामा, इधर एक V2 आ गया, इधर एक V4 आ गया, क्या मिलेगा, V2 टू द पावर गामा माइनस 1, क्योंकि V2 डिवाइड हो गया, V4 डिवाइड हो गया तो V4 टू द पावर गामा माइनस 1। बाकी कौन भगाना था उधर, V1 V3 को, V1 को भगाओ, क्या मिलेगा, V1 टू द पावर गामा माइनस 1, और V3 को भगाओ तो मिलेगा V3 टू द पावर गामा माइनस 1। क्या चीजें समझ में आ रहा है? मैं सिमिलर टर्म को एक तरफ कर रहा हूं, V2 V4 को एक तरफ कर दिया, V1 V3 को दूसरी तरफ कर दिया। इज इट ओके? Yes, sir. ये V4 को V2 को इधर ले आया, V1 को V3 को उधर ले लिया। हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा देखें इसको। अब ये तो मान लो कि अगर x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, तो क्या आप इसको xy इज इक्वल टू ab नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, when there are all positive quantities, when there are all positive quantities कर सकते हैं। यहाँ पर तो वॉल्यूम सब पॉजिटिव है ना, तो आप इसको लिख सकते हो V2 V4 इज इक्वल टू V1। हा, तो मिला क्या, मिला ये कि V2, मिला ये कि V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाय
आके हम यहाँ पे पहुंचे V2 by V1 इज इक्वल टू V3 by V4। क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. बस Yes, sir. और क्या रखा है? 10 10 10 10 10 10। एफिशिएंसी क्या हो गया? एफिशिएंसी हो गया दिस होल थिंग। देखो V2 by V1 जो होता है V3 by V4 वही होता है। V2 by V1 V3 by V4 बराबर है। V2 by V1 मान लो सारे को V2 by V1 कर दिए तो गए ना, सब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। 10 एफिशिएंसी बिकम्स T1 minus T2 by T1। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So efficiency of the Carnot cycle is T1 minus T2 by T1। शुरू कहां से किए थे? Q1 minus Q2 by Q1। You can say it is Q1 minus Q2 by Q1। और efficiency को और भी लिख सकते हैं 1 minus T2 by T1 is equal to 1 minus Q2 by Q1। ऐसे भी लिख सकते हैं। लगे हाथ इसमें से और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया। क्या? Q2 by Q1 is equal to T2 by, मतलब T1 T2 दिया है, Q1 दिया है तो हम Q2 निकाल सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सामने आ गए। क्या चीजें समझ में आ रहा है? 1 minus T2 by T1 is equal to 1 minus Q2 by Q1 का मतलब क्या हुआ? This thing is equal to this thing। समझ में आया? Yes, sir. तो कार्नोट साइकिल में हमें क्या क्या चीज समझ में आया उसको नोट कर लेते हैं। ये सारे डिराइवेशन था, स्कूल वाले पूछेंगे एंट्रेंस के लिए क्या देखना है, इतना लंबा डेरिवेशन क्या किए, कहां पर रखे, कोई नहीं पूछने वाला। मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, इसका पीवी डायग्राम ये हुआ ऐसे, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक। हाँ ये डायग्राम्स कुछ ऐसे हैं। बस मैं कुछ वैल्यू देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज ए आइसोथर्मल कर्व ऑफ टेम्परेचर T1, दिस इज एन आइसोथर्मल कर्व ऑफ टेम्परेचर T2। हियर Q1 heat was supplied, here Q2 heat was rejected by the system। हाँ तो आप क्या कहोगे? तो यहां पे आपको एक चीज पता चला, Q1 is equal to Q1 minus Q2 is equal to delta W। Q1 minus Q2 is equal to delta W। एरो का उल्टा हो गया ये वाला। हाँ Q1 minus Q2 is equal to delta W और Q1 is heat supplied, जो आपको याद रखना है। तीसरा हुआ Q2 is heat rejected। चौथा हुआ T1 by T2 is equal to Q1 by Q2 and last but not the least is the efficiency 1 minus T2 by T1 is equal to 1 minus Q2 by Q1। ये हो गया एफिशिएंसी। इतने सारा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको सारा काम बन गया। कार्नोट इंजन के ऊपर इतना जानना काफी है फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। वो पूछेंगे कौन सा प्रोसेस में हीट इज सप्लाइड, हीट इज सप्लाइड ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन। कौन सा प्रोसेस में हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्लीशन। If Q1 is the heat supplied and Q2 is the heat rejected, what is the work done per cycle? Q1 minus Q2 वैल्यू दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए लगे हाथ इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके